नमस्कार सभी को। आप सभी का एक बार फिर से स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एजुकेशनल साइकोलॉजी जो पीडी पाठक द्वारा रचित बुक है उसका भाग 3 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इसके 2 भाग कंप्लीट कर लिए हैं। पहले भाग में हमने 1 से लेकर 5 तक चैप्टर कंप्लीट किए थे। दूसरे भाग में हमने 6 से लेकर 10 तक चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम भाग 3 प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसमें आपके समक्ष जो चैप्टर होंगे वो 11 से लेकर 19 तक होंगे। हम सभी एक एक चैप्टर एक एक वीडियो में कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज हम जो चैप्टर प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 11 अभिवृद्धि व विकास के सिद्धांत व अवस्थाएं। ये चैप्टर हम आज आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ये चैप्टर जो है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही यूज़फुल है। ये चैप्टर ही नहीं बल्कि ये जो भाग 3 है इसके सभी चैप्टर जैसे शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, चारित्रिक विकास, तो ये सभी चैप्टर जो है ये A1 चैप्टर हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये टॉपिक आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। तो हम आज शुरू कर रहे हैं अभिवृद्धि व विकास। इसके अर्थ, इसकी परिभाषाएं, इसके सिद्धांत, इसकी अवस्थाएं, इसके पहलू सभी हम देखने वाले हैं। तो शुरू कर रहे हैं आज का वीडियो। अभिवृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। सबसे पहले हम इसका अर्थ देखेंगे, फिर इसकी परिभाषाएं देखने वाले हैं। अभिवृद्धि और विकास का अर्थ समझने के लिए हमें इसमें क्या अंतर है कि अभिवृद्धि और विकास में अंतर भी मालूम होना चाहिए। तो सोरेनसन महोदय ने इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है कि अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर और उसके अंगों में जैसे कि भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है कि हमारा जो शरीर है उसका भार और आकार क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। यही क्या है, अभिवृद्धि है। इसे नापा और तोला जा सकता है। और विकास का संबंध जो है वो अभिवृद्धि से अवश्य है, पर यह शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तनों को विशेष रूप से व्यक्त करता है। जैसे कि मान लो जो संपूर्ण परिवर्तन होता है वो तो अभिवृद्धि होता है, और विकास जो होता है वो किसी एक पक्ष का परिवर्तन होता है। तो इसमें ये जो अभिवृद्धि है ये तो बाहरी परिवर्तन है, और विकास जो है ये आंतरिक परिवर्तन होता है। इसको हम उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि हड्डियों के आकार में वृद्धि हो जाने पर वो क्या हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं, और उसके स्वरूप में भी कुछ बदलाव आ जाता है। इस प्रकार विकास में अभिवृद्धि का भाव सदैव निहित रहता है। फिर भी लेखकों द्वारा दोनों शब्दों का प्रयोग साधारणतः एक ही अर्थ में किया जाता है। अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रियाएं उसी प्रकार से शुरू हो जाती हैं जिस समय से बालक का गर्भाधान होता है, कि बालक जैसे गर्भ में आता है तब से उसमें अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। ये प्रक्रियाएं उसके जन्म के बाद भी चलती रहती है, मतलब ये सतत प्रक्रियाएं हैं, निरंतर चलने वाली ये प्रक्रिया है। फलस्वरूप वह विकास की विभिन्न अवस्थाओं में से गुजरता है जिसमें उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी प्रकार का विकास होता है। अतः हम हर लोग के शब्दों में कह सकते हैं कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्यों की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम जो है वो निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। अब हम देखने वाले हैं अभिवृद्धि व विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो इसमें सबसे पहले गैरिसन एंड अदर महोदय के अनुसार देखते हैं कि जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है
तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। जैसे कोई बच्चा होता है, वो एक कक्षा पास करके दूसरी कक्षा में जाता है तो उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं, उसका सिलेबस सब कुछ चेंज हो जाता है। अध्ययनों ने यह सिद्ध कर दिया है कि इन परिवर्तनों में पर्याप्त निश्चित सिद्धांतों का अनुसरण करने की प्रवृत्ति होती है। इन्हीं को विकास के सिद्धांत भी कहा जाता है। अब हम इस विकास और अभिवृद्धि के कौन कौन से सिद्धांत हैं, बारी बारी से उन्हें देखेंगे। सबसे पहला है निरंतर विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया जो है वो अविराम गति से, मतलब बिना रुके लगातार ये चलती रहती है। कभी तो ये बहुत तेज हो जाती है और कभी ये बहुत धीरे होती है। उदाहरण के रूप में हम देखें कि बालक जो होता है वो अपने प्रथम 3 वर्षों में उसकी विकास की प्रक्रिया बहुत तेज होती है। जो प्रारंभिक 3 वर्ष हैं, 1 से 3 साल तक, उसमें विकास की प्रक्रिया बहुत तेज होती है और उसके बाद में वो धीरे धीरे मंद पड़ जाती है। इसी प्रकार शरीर के कुछ भागों का विकास तीव्र गति से और कुछ भागों का विकास बहुत ही मंद गति से होता है, पर विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलता है। स्किनर महोदय के शब्दों में विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। दूसरे सिद्धांत की बात करें तो वो है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। डगलस व हॉलैंड के अनुसार इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण किया गया है। वे लिखते हैं कि विभिन्न व्यक्तियों में विकास की गति में भी विभिन्नता पाई जाती है। यह विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। अब हम इसको उदाहरण के रूप में समझें कि जो व्यक्ति जन्म के समय लंबा होता है तो वह अंत तक लंबा ही रहता है, और जो व्यक्ति जन्म के समय छोटा होता है या बौना होता है वो पूरे जीवन क्या होता है, छोटा ही रहता है। तो ये हमें विकास की विभिन्न गति के सिद्धांत के अंतर्गत पता चलता है। फिर है विकास क्रम का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का जो गामक और भाषा संबंधी विकास होता है वो एक निश्चित क्रम में होता है। इसका क्रम जो है वो एक निश्चित होता है। शेरले, गेसल, पिगेट व एमिस आदि परीक्षणों ने ये सिद्ध कर दिया है कि उदाहरण दिया है कि 32 से 36 महीने का जो बालक होता है वो वर्त को उल्टा, और 60 माह का जो बालक होता है वो वर्त को सीधा, मतलब क्लॉकवाइज, और 72 महीने का बालक जो है वो फिर से उसको उल्टा बनाता है। इसी प्रकार जन्म के समय वह केवल बच्चा क्या करता है, रोना जानता है, और 3 महीने का जैसे वो बच्चा हो जाता है तो वो अपने गले से एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकालने लगता है, और जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है तो वो आनंद की ध्वनि करने लगता है, और बच्चा 7 महीने का होने पर अपने माता पिता के लिए पा, बाबा के लिए बा, माँ के लिए माँ, और दादा के लिए दा शब्द का प्रयोग करने लगता है। जो एकल शब्द होते हैं उनका वो प्रयोग करने लगता है। फिर है विकास दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का जो विकास है वो सिर से पाँव की ओर होता है। उदाहरण के रूप में हम देखें कि अपने जीवन के प्रथम सप्ताह में बालक केवल अपने सिर को उठा पाता है, और जैसे ही वो 3 महीने का हो जाता है तो वो अपनी आँखों की जो गति है उस पर नियंत्रण करना सीख जाता है, और जैसे ही बालक 6 महीने का होता है तो वो अपने हाथों की गतियों पर अधिकार कर लेता है, वो अपने हाथों पर कंट्रोल करना सीख जाता है, और जैसे ही बालक 9 महीने का होता है तो वह किसी वस्तु का सहारा लेकर बैठने लगता है, और 12 महीने के होने पर वो स्वयं बैठने और घिसटकर चलने का प्रयास करने लगता है। अब हम विकास प्रक्रिया को देखते हैं कि बालक जब गर्भ में होता है तब उसके विकास में क्या क्या परिवर्तन आता है। हेडलॉक महोदय ने ये विकास व अभिवृद्धि में परिवर्तन बताए हैं। तो सबसे पहले है 0, मतलब इस समय से बच्चे का गर्भाधान शुरू
हो जाता है। और जैसे ही वो गर्भ में 1 सप्ताह बिताता है तो वो भ्रूणावस्था होती है, और जैसे ही वो 8 सप्ताह बिताता है तो वो गर्भावस्था होती है। 10 सप्ताह वो गर्भ में रहता है तब उसके धड़ का विस्तार हो जाता है। 14 सप्ताह गर्भ में रहने पर वो निगलना व छींकना सीख जाता है, और 16 सप्ताह का होने पर वो गर्भ में सांस लेने से पूर्व की गतियाँ करता है। और जैसे ही वो 18 सप्ताह का हो जाता है तो वो गर्भ में ही मुट्ठी बंद करना सीख जाता है। 20 सप्ताह का होने पर वो गर्दन की सहज क्रिया सीख जाता है, और 24 सप्ताह का होने पर वो शारीरिक व रासायनिक नियंत्रण करना सीख जाता है। 40 सप्ताह का होने पर मतलब वो जन्म के समय उसके जन्म का समय आ जाता है, या जन्म के समय की पूर्व स्थिति होती है, और फिर उसको उसका जन्म हो जाता है, मतलब 0 आ गया तो ये उसके जन्म का समय आ गया है। इतना जो समय था वो उसके गर्भ का समय था। अब हम उसके जन्म के समय के बाद का वर्णन देख लेते हैं। तो उसमें जन्म के 4 सप्ताह बाद वो आँखों पर नियंत्रण करना सीख लेता है। 16 सप्ताह का होने पर वो सिर का संतुलन करना सीखता है, और वो जैसे 28 सप्ताह का हो जाता है तो हाथों से किसी वस्तु को पकड़ने की चेष्टा करता है। 40 सप्ताह का होने पर वो बैठना सीख जाता है, और 12 महीने का मतलब 1 साल का होने पर वो खड़ा होना सीख जाता है, और 18 महीने का होने पर मतलब 1.5 साल का होने पर वो चलना, शब्द व शब्द समूह बोलना सीख जाता है। और जैसे ही वो 2 वर्ष का होता है आंतों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, और 3 वर्ष का होने पर वो वाक्य बोलना सीख जाता है, और 4 वर्ष का होने पर वो संख्या व आकार का ज्ञान उससे हो जाता है। और जैसे ही वो 5 वर्ष का हो जाता है तो उसमें सामाजिकता व किंडरगार्टन में पढ़ने की उसकी जो इच्छा है वो शुरू हो जाती है। तो यहाँ हम देखते हैं गामक विकास, सामाजिक व्यवहार, भाषा विकास, व्यक्तिगत सामाजिक व्यवहार, ये सब हमने हर्लोक द्वारा विकास व अभिवृद्धि के सिद्धांत में देखा है। जैसे ही बच्चा 1 वर्ष का हो जाता है तो वो अपने पैरों पर नियंत्रित हो जाता है, वो अपने पैरों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, और वो खड़ा होने लगता है। इस प्रकार जो शिशु अपने जन्म के प्रथम सप्ताह में केवल अपने सिर को उठा पाता है, 1 वर्ष के बाद में वो खड़ा होने लगता है, और 18 महीने के बाद वह चलने लगता है। तो विकास की यह प्रक्रिया कुप्पुस्वामी महोदय ने बताई है। फिर है एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। उसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। जैसे कि हम उदाहरण के रूप में देखें कि वह पहले पूरे हाथ को और फिर उंगलियों को और फिर हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाना सीख जाता है। इस प्रकार जैसा कि कुप्पुस्वामी ने लिखा है कि विकास में पूर्ण से अंशों की ओर एवं अंशों से पूर्ण की ओर गति निहित रहती है। विभिन्न अंगों का एकीकरण ही गतियों की सरलता की संभावना बढ़ाता मतलब बनाता है। अगला जो सिद्धांत है वो है परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है। उदाहरण के रूप में हम देखें कि जब बालक का शारीरिक विकास होता है तब वह घसीट कर, बैठ कर और पैरों से चलता है। इस शारीरिक विकास के साथ साथ उसकी रुचियों, ध्यान के केंद्रीकरण और व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों के साथ साथ उसमें गामक और भाषा संबंधी विकास भी होता है। अतः गैरिसन एंड अदर महोदय का कथन है कि शरीर संबंधी दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देता है। अगला जो सिद्धांत है वो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक और बालिका के विकास का अपना स्वयं का स्वरूप होता है, जिसमें व्यक्तिक विभिन्नताओं का होना स्वाभाविक होता है। एक ही आयु के 2 बालकों, 2 बालिकाओं या फिर 1 बालक और 1 बालिका के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं की उपस्थिति स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर
होती है। इसलिए स्किनर महोदय का मत है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अगला जो सिद्धांत है वो है समान प्रतिमानों का सिद्धांत। इस सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट करते हुए हरलोक महोदय ने लिखा है कि प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो या फिर मानव जाति, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का वो अनुसरण करती है। उदाहरण के रूप में हम देखें, संसार के प्रत्येक भाग में मानव जाति के शिशुओं के विकास का प्रतिपादन एक ही है और उसमें किसी प्रकार का अंतर होना संभव नहीं है। अगला सिद्धांत है सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास जो है वो सामान्य प्रतिक्रियाओं से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर होता है। उदाहरण के रूप में हम देखें, नवजात शिशु अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन करने से पहले अपने पूरे शरीर का संचालन करता है और किसी विशेष वस्तु की ओर इशारा करने से पूर्व वो अपने हाथों को सामान्य रूप से चलाता है। हरलोक महोदय का कथन है कि विकास की सब अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रियाएं विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य प्रकार की होती हैं। अगला जो सिद्धांत है वो है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण और न केवल वातावरण के कारण वरन दोनों की अंतःक्रिया के कारण ही होता है। इसकी पुष्टि स्किनर महोदय के द्वारा की गई है। यह सिद्ध किया जाता है कि वंशानुक्रम उन सीमाओं को निश्चित करता है जिसके आगे बालक का विकास नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार यह प्रमाणित किया जा चुका है कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में दूषित वातावरण, कुपोषण या गंभीर रोग जन्मजात योग्यताओं को कुंठित या निर्बल बना सकते हैं। अब देखते हैं विकास की मुख्य अवस्थाएं। विकास की प्रक्रिया में बालक कुछ सोपानों या अवस्थाओं में से होकर गुजरता है। इसके संबंध में मनोवैज्ञानिकों में बहुत ही मतभेद है। सामान्य रूप से इनका वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है: शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। इन्फेंसी जो है ये जन्म से लेकर 5 से 6 वर्ष तक इसका समय माना गया है। चाइल्डहुड का समय जो है 5 या 6 वर्ष से शुरू होता है और अंतिम 12 वर्ष तक ये होता है। एडोलसेंस का समय 12 वर्ष से शुरू होता है और 18 वर्ष पर इसका अंत होता है। एडल्टहुड जो है वो 18 वर्ष से अधिक के बाद में आने वाली अवस्था है। तो कोल महोदय हैं उन्होंने नीचे जो है ये विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण किया है। इन्होंने शिशुअवस्था को जन्म से 2 वर्ष तक माना है, प्रारंभिक बाल्यावस्था को 2 से 5 वर्ष तक माना है, मध्य बाल्यावस्था को इन्होंने बालक लड़का है उसकी 6 से 12 माना है और लड़की जो है उसका 6 से 10 वर्ष मध्य बाल्यावस्था काल माना है। पूर्व किशोरावस्था या फिर उत्तर बाल्यावस्था, इसमें लड़के का 13 से 14 वर्ष है और लड़की का 11 से 12 वर्ष का समय इन्होंने माना है। फिर प्रारंभिक किशोरावस्था जो है ये बालक की 15 से 16 वर्ष मानी है और बालिका की 12 से 14 वर्ष मानी है। तो ये सभी वर्गीकरण जो चल रहे हैं ये कोल महोदय के अनुसार चल रहे हैं। फिर कोल महोदय ने मध्य किशोरावस्था को में बालक की जो आयु मानी है वो 17 से 18 वर्ष मानी है और बालिका की 15 से 17 वर्ष मानी है। उत्तर किशोरावस्था मतलब लेट एडोलसेंस, इसमें बालक की आयु 19 से 20 वर्ष मानी है और बालिका की आयु 18 से 20 वर्ष मानी है। प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था मतलब अर्ली एडल्टहुड, इसमें चाहे वो बालक हो चाहे वो बालिका हो दोनों की आयु 21 वर्ष से शुरू होती है और 34 वर्ष तक ये अवस्था रहती है। मध्य प्रौढ़ावस्था 35 वर्ष से शुरू होकर 49 वर्ष तक ये रहती है। उत्तर प्रौढ़ावस्था 50 वर्ष से शुरू होती है और 64 वर्ष तक होती है। प्रारंभिक वृद्धावस्था 65 वर्ष से शुरू होकर 74 वर्ष तक ये रहती है। वृद्धावस्था 75 वर्ष से अधिक मतलब 75 वर्ष के आगे ये चलती
रहती है। तो ये कोल महोदय के अनुसार विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण हमने देखा है। अब हम देखने वाले हैं विकास के मुख्य पहलू। विकास की प्रत्येक अवस्था में बालक में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इस दृष्टि से प्रत्येक अवस्था को निम्नलिखित मुख्य पहलुओं में बांटा जा सकता है। सबसे पहले शारीरिक या फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा है मानसिक या मेंटल डेवलपमेंट, तीसरा है सामाजिक सोशल डेवलपमेंट, चौथा है संवेगात्मक विकास मतलब इमोशनल डेवलपमेंट, पांचवा है चारित्रिक विकास मतलब कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो ये सभी विकास के मुख्य पहलू हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। इस चैप्टर से संबंधित नीचे ये 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका आंसर देने का प्रयास करें। अगर आप इनके आंसर नहीं दे पाए तो एक बार वीडियो को और देखें और कोशिश करें कि आप इनके आंसर दे सकें। जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो क्वेश्चन साइकोलॉजी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो इसी बुक पर आधारित होते हैं। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।